नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद का बजट सत्र 2023-24 आज 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। मंगलवार सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बता दें कि हर साल बजट से ठीक एक दिन पहले देश में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में लेखा जोखा मिलेगा, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक की ग्रोथ रफ्तार और चिंता के बारे में विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाता है। अगर सरल भाषा में कहें तो यह सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मंदी के बीच इस आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रोथ की रफ्तार 3 साल में सबसे कम रह सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की जीडीपी वृद्धि की रफ्तार 6 से 6.8% तक रहने की संभावना है। साथ ही बता दें कि संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो जाने के बाद दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वह पत्रकारों को आर्थिक सर्वेक्षण पर विस्तृत जानकारी देने के साथ उनके सवालों के जवाब भी देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने देर रात पुलिस को कॉल कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसका दिमागी इलाज चल रहा है। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बता दें कि आरोपी शख्स मुंडका का रहने वाला है और उसका नाम जयप्रकाश बताया गया है। गुजरात की अदालत ने आसाराम बापू को रेप केस में दोषी करार दिया है और आज मंगलवार को कोर्ट द्वारा आसाराम की सजा का ऐलान किया जाएगा। बता दें साल 2013 में एक महिला ने आसाराम के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार आसाराम बापू ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया। महिला का कहना है कि आसाराम ने इस घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को धारा 376 2C बलात्कार, 377 अप्राकृतिक अपराध और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया है। साथ ही बता दें कि आसाराम इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के एक मामले में सजा काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कुछ दिनों से रामचरितमानस को लेकर की गई अपनी टिप्पणी के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब इस बीच खबर है कि पार्टी के रानीगंज से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा भी मौर्य के समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। दरअसल डॉक्टर आर.के. वर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि तुलसीदास भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थे, जिनकी रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां जो संविधान विरोधी हैं, उससे आज का पिछड़ा, अनुसूचित, महिला और संत समाज अपमानित होता है। ऐसी चौपाइयों को हटाने के साथ तुलसीदास को छात्रों के पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से कुछ चौपाइयों को निकालने की बात कही थी, जिसके चलते वह विवादों में घिर गए हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ और राज्य सरकारों द्वारा धर्मांतरण कानून के खिलाफ दायर याचिका पर कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान केंद्र की तरफ से इन याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा गया कि वह धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी हैं और विभाजनकारी राजनीति करती हैं। गृह मंत्रालय ने सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर एक याचिका के लिखित जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता दंगा प्रभावित लोगों की पीड़ा का फायदा उठाने के लिए भारी धन इकट्ठा करने का दोषी है, जिसके लिए आपराधिक कार्यवाही की गई है। तीस्ता सीतलवाड़ और याचिकाकर्ता के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं और सार्वजनिक हित की सेवा की आड़ में याचिकाकर्ता जानबूझकर और गुप्त रूप से जासूसी करता है। समाज को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के प्रयास में विभाजनकारी राजनीति करता है। याचिकाकर्ता संगठन की इसी तरह की गतिविधियां असम सहित अन्य राज्यों में चल रही हैं। इसके साथ ही केंद्र ने याचिकाकर्ता के लोगों से स्टैंडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि तत्काल याचिका में की गई प्रार्थना अन्य याचिका में भी की गई है, जिसकी जांच इस अदालत द्वारा की जाएगी, जो सभी आवश्यक और प्रभावित पक्षों को सुनने के अधीन होगी। आपको बता दें कि एनजीओ ने उत्तर प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित कानूनों को चुनौती दी है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों ने अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें संबंधित उच्च न्यायालयों के धर्मांतरण पर उनके कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई है। वहीं सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने दलील दी
कि राज्य के कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संबंधित जजों को सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे इन याचिकाओं पर गंभीर आपत्ति है। वहीं एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि इन राज्य कानूनों के कारण लोग शादी नहीं कर सकते और स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर की मस्जिद में हुए ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 63 पहुंच गई है, जबकि 157 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि दोपहर 1:40 पर पुलिस लाइंस क्षेत्र के पास जब नमाजी दोपहर की नमाज पढ़ रहे थे, तब अगली पंक्ति में बैठे आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। विस्फोट के बाद मस्जिद की छत नमाजियों पर गिर गई। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि यह आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में मार दिए गए टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरसानी की मौत का बदला है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट से मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और माना जा रहा है कि कई लोग उसके मलबे के नीचे दबे हैं। बचाव अभियान के प्रभारी बिलाल फैजी का कहना है कि फिलहाल हमारा ध्यान बचाव अभियान पर है। हमारी पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर राहत और बचाव अभियान की समीक्षा के लिए पेशावर पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री सेना प्रमुख के साथ लेडी रीडिंग अस्पताल भी गए और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। और इससे पहले पीएम ने यह कहते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की कि इस घटना के पीछे जिन हमलावरों का हाथ है उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी उन लोगों को निशाना बनाकर डर पैदा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की रक्षा करने का कर्तव्य निभाते हैं। विस्फोट में मारे गए लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। समूचा राष्ट्र आतंकवाद की इस बुराई के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट है। शरीफ ने आगे कहा कि अशांत खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुकाबला करने के लिए समग्र रणनीति अपनाई जाएगी तथा संघीय सरकार प्रांतों को उनकी आतंकवादी विरोधी क्षमता को बढ़ाने में मदद देगी। असम के विश्वनाथ जिले के गोपुर में राज्य सरकार द्वारा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर में 60 गांवों को शामिल करने के फैसले पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। 60 गांवों को बीटीआर में शामिल करने के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। उन्होंने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताते हुए राजमार्ग पर टायर जलाए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि गांवों की जनसांख्यिकी को ध्यान से देखते हुए निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि कई गांवों में गैर बोडो आबादी काफी अधिक है। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, हमें यह देखकर हैरानी हुई कि कई गांवों में बोडो लोगों की तुलना में गैर बोडो आबादी अधिक है। दरअसल रविवार को बोडोलैंड क्षेत्र का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार ने बीटीआर में कम से कम 80% बोडो आबादी वाले गाँवों को शामिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में मूक दर्शक बने रहने के लिए घोपुर के विधायक उत्पल बोरा की भूमिका की भी आलोचना की। इस बीच खबर है कि बोडो नेताओं द्वारा राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं विरोध के बारे में पूछे जाने पर सीएम शर्मा ने कहा, विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है और हमने बीटीआर में 60 गांवों को शामिल करने का निर्णय लेने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।